Welcome students. In this video we are going to discuss RM classes full course test 1 of class 7. So let's start the discussion. The first question is, which of the following is a pair of like terms? And these options are given. अब देखो like terms क्या होती हैं? The terms containing same variable और उन variables की powers भी क्या हों? Same. तो अब given options को देखते हैं. The first option is minus 7xy square z 7x square yz. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है x और इसकी पावर है 1 और यहाँ पे वेरिएबल x तो है बट इसकी पावर क्या है 2. सो इट इज नॉट अ पेयर ऑफ लाइक टर्म. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. माइनस 10 एक्स वाई जेड स्क्वायर 3xyz स्क्वायर. अब देखो दोनों में वेरिएबल सेम है और हर एक वेरिएबल की पावर भी सेम है. सो इट इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2/3, 6/7, 13/21 इज एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन. तो अब हमें इन गिवन फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर देखना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें इनको ऐसे अरेंज करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर और फिर उससे ग्रेटर. अब देखो अगर हम इन फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करें, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका है 7 और इसका है 21. सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ऐसे तो इन फ्रैक्शन को कंपेयर करना मुश्किल है. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं. तो उसके लिए क्या करें. अब देखो अगर हम देखें एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 21 तो इनका एलसीएम क्या आएगा 21. तो ऐसा करते हैं हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाते हैं 21. अब देखो ये फ्रैक्शन है 2/3, हम इसका डिनोमिनेटर बनाना चाहते हैं 21. तो बोलो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 7 से. अब यहाँ पर 7 से किया तो न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे तो 2 into 7. तो अब ये क्वांटिटी क्या बनी 14/21. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है 6/7, इसका डिनोमिनेटर भी क्या चाहिए 21. तो उसके लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से. अब इसको 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आया 6 into 3 दैट इज 18/21. अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 21 है. तो अब इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सिंपल है. अब बताओ कि इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी दैट इज 13/21 और इससे ग्रेटर कौन सी है दैट इज 14/21 और इससे ग्रेटर है 18/21. तो अब इनको गिवन फॉर्म में लिखते हैं. 13/21 लिखेंगे एज इट इज. 14/21 किसके इक्वल है 2/3 के. 18/21 किसके इक्वल है 6/7 के. So this is the required ascending order. तो अब गिवन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं. अब देखो गिवन ऑप्शंस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनमें एक ही ऑप्शन ऐसी है जो 13/21 से स्टार्ट हो रही है. हाँ जी, तो ये ऑर्डर है क्या 13/21, 2/3, 6/7. So the correct option is हाँ जी. The next question is in the given figure POQ is a line. The value of A is and these options are given. तो अब ये फिगर हमें गिवन है, इसके लिए हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है. अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है इन द गिवन फिगर POQ is a line. अब ये POQ ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब इस स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये कैसा पेयर हुआ लीनियर पेयर. एंड वी नो लीनियर पेयर है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री. इट मीन्स 3a + 5 + 2a - 25 इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a. नाउ 3a + 2a ये कितना हुआ 5a. नाउ +5 और यहाँ पे है -25. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा. साइन ग्रेटर 1 का आता है
अब 5 और 25 में से 25 ग्रेटर है और उसके आगे साइन है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 25 माइनस 5 इज 20 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए इसको तो यहीं पे रखा। अब इस क्वांटिटी को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड से। यहाँ पर ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर जाएगी तो ऐड हो जाएगी, सो इट इज 180 प्लस 20। सो 5a किसके इक्वल आया, 200 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 200 को जब 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 40 डिग्री। तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या है, 40। So the correct option is A. हाँ जी, now the next question is, if 27 into 3 raised to power p plus 1 is equal to 729, then p is equal to, and these options are given. तो अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें गिवन का यूज करना है, और हमें गिवन क्या है, that 27 into 3 raised to power p plus 1 is equal to 729. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ p। अब देखो p की वैल्यू चाहिए, इस क्वांटिटी को रखते हैं एज इट इज। अब ये 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 raised to power p plus 1 इसको लिखा एज इट इज। अब 729 को डिवाइड किया 27 से, अब ये क्वांटिटी लिखी एज इट इज। जब 729 को 27 से डिवाइड किया वी गेट 27। हाँ जी, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power 3। सो 3 raised to power p plus 1 किसके इक्वल आ गया, 3 raised to power 3। अब देखो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, इनकी बेसिस भी सेम है, तो डेफिनेटली इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। इट मीन्स p plus 1 is equal to 3। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 2। So the correct option is A. हाँ जी, now the next one is case study. तो अब गिवन सिचुएशन को समझकर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। So let's see. Stanley is creating a logo for a new superhero to debut in the next Avengers movie. The sketch of the logo is shown in the figure. Observe the figure and help Stanley with the sketch by answering the following question. And the question is, angle DTB is equal to, and these options are given. तो अब हमें देखना है एंगल DTB का मेजर कितना है। हाँ जी, एंगल DTB कौन सा एंगल है, DTB मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। अब इस एंगल का मेजर फाइंड करना यूजिंग द गिवन। अगर हम ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करें, ये एंगल कौन सी फिगर का पार्ट है, भाई देखो यहाँ पर हमें इन दो एंगल्स का मेजर दिया हुआ है। अब ये दो एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल PTE, और ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है, इस ट्रायंगल PTE का एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज दैट द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या हुए, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो अब ये एंगल है 20 डिग्री और ये है 95 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 115 डिग्री। इट मीन्स मेजर ऑफ दिस एंगल इज 115 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगल ACE इज इक्वल टू, एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ACE। कौन सा एंगल है, ACE। अब इस एंगल की बात हो रही है, अब इस एंगल का मेजर फाइंड करेंगे यूजिंग द गिवन। अब ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करो कि ये जो एंगल है ये और कौन सी फिगर का पार्ट है। देखो अगर ध्यान से इस फिगर को देखें तो ये जो एंगल है
ये इस ट्राइंगल CSE, इस ट्राइंगल का एक एंगल है। अब इस ट्राइंगल में एंगल F का मेजर हमें गिवन है और एंगल E का मेजर भी गिवन है। तो इस ट्राइंगल के दो एंगल्स का मेजर हमें पता है, तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हाँ जी, तो ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब उसमें से एक एंगल है 120 और दूसरा है 20, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 140 डिग्री। तो तीसरे एंगल का मेजर क्या होगा 180 माइनस 140 एंड दैट इज 40 डिग्री। So it means the correct option is C. हाँ जी, now the next one is triangle RAB is, and these options are given. Option A, an equilateral triangle. Option B, scalene triangle. Option C, isosceles triangle. Option D, right angle triangle. अब हमें देखना है कि ये ट्राइंगल RAB कैसी ट्राइंगल है। अब देखो, अगर हम गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसमें इस ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमें इस ट्राइंगल को क्लासिफाई करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल। अब देखो, इस फिगर में कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल RAB, RAB इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इस ट्राइंगल के एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो ये एंगल है जो वर्टेक्स R पे फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल है A और एक ये एंगल है B। तो अब देखते हैं कि इस ट्राइंगल के एंगल से रिलेटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम इस एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से गिवन फिगर को ऑब्जर्व करो, ये जो एंगल है क्या किसी और फिगर का पार्ट है, बिल्कुल। देखो, ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल SBR का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मेजर हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मेजर किसके इक्वल होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब ये जो एंगल है ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब उसमें से इसका मेजर हमें पता है कि 30 डिग्री है। हाँ जी, क्या बता सकते हो ये एंगल कितना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हुआ 180 डिग्री। अब उसमें से ये 120 है, तो ये कितना हुआ 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो अब हमें इन दोनों एंगल्स का मेजर पता चल गया, तो अब हम लिख सकते हैं कि इस एंगल का मेजर क्या होगा। हाँ जी, तो अब इन दोनों का सम कितना हुआ 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। इट मीन्स मेजर ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो, ये जो ट्राइंगल है RAB, इसमें एक एंगल है 90 डिग्री का, मीन्स इसमें एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये किस तरह की ट्राइंगल हुई, राइट एंगल ट्राइंगल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज एंगल CAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू, एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमें देखना है सम ऑफ मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स। हाँ जी, कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल CAB, इस एंगल की बात हो रही है। और कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ABD, और इस एंगल की बात हो रही है। हमें देखना है कि इन दोनों एंगल्स के मेजर का सम कितना है। अब देखो, हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया था कि ये दोनों एंगल्स और कौन सी फिगर का पार्ट है, भाई ये दोनों एंगल्स जो हैं ट्राइंगल RAB के दो एंगल्स हैं। अब इस ट्राइंगल में हमने अभी अभी फाइंड किया था कि इस एंगल का मेजर कितना है 90 डिग्री, एंड वी नो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। हाँ जी, so it means in this triangle RAB angle A plus angle B plus angle ARB, इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। उसमें से हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया
कि इस एंगल का मेजर कितना था 90 डिग्री, सो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ये 90 यहाँ से ऐड हो रहा है, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों एंगल के मेजर का सम कितना है 90 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज केस स्टडी। तो अब हमें गिवन कंडीशन को समझकर उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो गिवन कंडीशन समझते हैं कि क्या है। हाँ जी, सो वी हैव गिवन Raman is saving money in his piggy bank. He is saving 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coin. अब वो कुछ 1 rupee coin सेव कर रहा है और कुछ 5 rupee coin सेव कर रहा है और कुछ 10 rupee coin। और क्या गिवन है, if the coins in his bank are in the ratio 5:9:4 respectively। अब इन coins की रेशो दी हुई है, that is 5:9:4। रेशो का मतलब क्या हुआ, मीन्स अगर 1 रुपए के 5x कॉइन्स हैं तो 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 9x और 10 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 4x। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स की। और क्या गिवन है, The total amount of the money in his bank is 990 rupees। उसके बैंक में टोटल मनी भी गिवन है, that is 990 rupees। The weight of the coins are 5 grams, 6 grams and 8 grams respectively। अब हर एक डिनोमिनेशन के ईच कॉइन का वेट भी गिवन है। And the empty piggy bank weighs 200 grams। एम्प्टी पिगी बैंक का वेट गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन द पिगी बैंक इज, एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमें फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन द पिगी बैंक। ये परसेंटेज हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि उसके पिगी बैंक में टोटल कितने कॉइन्स हैं, उसके बाद ये पता हो कि उनमें से 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, तभी तो ये परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो अब देखो, अभी अभी हमने रेशो का यूज करके नंबर ऑफ कॉइन्स लिखे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि उसके पिगी बैंक में टोटल कॉइन्स कितने हैं। हाँ जी, 1 रुपए के कॉइन्स हैं 5x, 5 रुपए के हैं 9x, 10 रुपए के हैं 4x। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 4 is 9, 9 + 9 18। तो टोटल कॉइन्स हैं 18x। अब इनमें से 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 9x। तो ये हमने लिख ली फ्रैक्शन ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन द पिगी बैंक। अब हमें क्या चाहिए परसेंटेज, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 50 into 200। So it means the required percentage is 50%। So the correct option is A। The next one is number of 5 rupee coins in the piggy bank are, and these options are given। तो अब हमें पिगी बैंक में नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स लिखने हैं। देखो अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि पिगी बैंक में 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 9x। अब अगर किसी तरह से x की वैल्यू मिल जाए देन क्वेश्चन इज डन। अब इस x की वैल्यू फाइंड कैसे करें, इसके लिए एक इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी x में। अब इक्वेशन किसमें सेट करें, क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, वी हैव गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बैंक इज 990 रुपीज। टोटल मनी इन हिज पिगी बैंक इज गिवन, दैट इज 990 रुपीज। अब हमें ये देखना है कि क्या ये टोटल मनी हम किसी और वे से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये टोटल मनी कैसे बनी, उसके पिगी बैंक में जो 1 रुपी के कॉइन्स हैं उन सारे कॉइन्स को मिला के जो सम बना, प्लस उसमें 5 रुपी के जितने कॉइन्स हैं उन सबको मिला के जो सम बना, प्लस उसके बैंक में
जितने 10 रुपए के कॉइन्स हैं उन सबको मिला के जो सम है वो टोटल अमाउंट कितना है 990 रुपीज। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी के कॉइन से कितनी मनी बन रही है। अब देखो, अगर 1 रुपी का एक ही कॉइन होता तो मनी कितनी थी 1 रुपी। अगर इसके 2 कॉइन्स हो तो मनी कितनी होगी 2 into 1 दैट इज 2 रुपीज। और अगर 1 रुपी के 3 कॉइन्स हो तो मनी कितनी हुई 3 into 1। अब कितने कॉइन्स हैं 5x, तो मनी कितनी हुई 5x into 1 दैट इज 5x प्लस। अब देखते हैं 5 रुपी के कॉइन से कितनी मनी बन रही है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे। 5 रुपी के कितने कॉइन्स हैं 9x, तो इनसे कितनी मनी बनेगी 9x into 5 दैट इज 45 into x 45x प्लस। अब 10 रुपी के कॉइन्स को मिला के टोटल कितनी मनी बनेगी 4x into 10 दैट इज 40x। और ये टोटल क्वांटिटी किसके इक्वल है 990 रुपीज की। तो अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट x इज इक्वल टू 11। अब x की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कैन राइट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। हाँ जी, 5 रुपी कॉइन्स कितने थे 9x, अब x है 11, सो 9 into 11 कितना हो गया 99। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ द पिगी बैंक अलॉन्ग विद द कॉइन इज एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ पिगी बैंक अलॉन्ग विद द कॉइन। अब ये कैसे मिलेगा, देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी वेट ऑफ एम्प्टी पिगी बैंक गिवन है दैट इज 200 ग्राम। अब अगर हम किसी तरह से पिगी बैंक में जो कॉइन्स हैं उन सारे कॉइन्स का टोटल वेट फाइंड कर लें देन दिस क्वेश्चन इज डन। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने कॉइन्स हैं। अब देखो, अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं 5x, 5 रुपी के कितने हैं 9x और 10 रुपी के कितने हैं 4x। और हम x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं दैट इज 11। तो इसका यूज करके हम नंबर ऑफ कॉइन्स लिख सकते हैं। हाँ जी, तो 1 रुपी के कितने कॉइन्स हुए 5 into 11 दैट इज 55। 5 रुपी के कितने हुए 9 into 11 दैट इज 99 और 10 रुपी के कितने हुए 4 into 11 दैट इज 44। तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन लिख लिए। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हर एक डिनोमिनेशन के ईच कॉइन का वेट कितना है। देखो, हियर गिवन द वेट्स ऑफ द कॉइन आर 5 grams, 6 grams and 8 grams respectively। मीन्स 1 रुपी के जो कॉइन है उस हर एक कॉइन का वेट कितना है 5 ग्राम। और कितने कॉइन्स है हमारे पास 55। एक का वेट है 5, तो 55 का कितना हो गया 55 into 5 राइट। अब 5 रुपी के जो कॉइन्स हैं उस हर एक कॉइन का वेट कितना है 6 ग्राम। एक का वेट है 6 ग्राम और ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स हैं 99, तो इनका वेट कितना हुआ 99 into 6। अब 10 रुपी के जो कॉइन है उस हर एक कॉइन का वेट कितना है 8 ग्राम और ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स हैं 44, तो इन 44 कॉइन्स का वेट कितना हुआ 44 into 8। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट टोटल वेट ऑफ द कॉइन। अब हमें क्या चाहिए वेट ऑफ पिगी बैंक अलॉन्ग विद द कॉइन। कॉइन्स का वेट तो यहाँ से आएगा और पिगी बैंक का वेट हमें गिवन है दैट इज 200 ग्राम। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम, तो ये टोटल वेट कितना होगा 1421 ग्राम दैट इज ऑप्शन सी। हाँ जी, now the next question is if 10 rupee coins are replaced by 5 rupee coins then the percentage change in the amount is and these options are given।
अब हमें देखना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। अब देखो गिवन कंडीशन क्या है, 10 रुपी कॉइन्स आर रिप्लेस्ड बाय 5 रुपी कॉइन। पिगी बैंक में जितने भी 10 रुपी के कॉइन्स थे वो सब निकाल लिए, उनकी जगह पे उतने ही 5 रुपी के कॉइन्स डाल दिए। अब ये बताओ कि पिगी बैंक में जो मनी थी वो अमाउंट अब कम हो गया कि ज्यादा? डेफिनेटली वो कम हो गया, मीन्स अमाउंट डिक्रीज हुआ। अब मैं फाइंड क्या करना है, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट, कितने परसेंट का चेंज आया अमाउंट में। अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया कि वो अमाउंट हुआ है डिक्रीज, तो अब हमें ये देखना है कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। भाई इससे पहले ये देख लेते हैं कि कितने रुपीज डिक्रीज हुआ। अब देखो पिगी बैंक में 10 रुपी के कितने कॉइन्स थे, 44, अभी अभी डिस्कस किया हमने। तो इन 44 कॉइन से कितनी मनी बन रही थी, 44 इंटू 10 दैट इज 440 रुपीज। अब इन सारे कॉइन्स को तो निकाल दिए, इनकी जगह पे क्या डाल दिए, कितने ही 5 रुपी के कॉइन। तो अब इन 44 कॉइन से कितनी मनी बनी, 44 इंटू 5 दैट इज 220 रुपीज। तो कितना डिक्रीज आया मनी में, भाई इनको माइनस कर लो, 440 माइनस 220 दैट इज 220 रुपीज। तो उस अमाउंट में से 220 रुपीज कम हो गए। अब हमें तो ये देखना है कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। अब देखो डिक्रीज कितना हुआ है, 220 रुपीज का। ये डिक्रीज कहाँ से हुआ है, पहले पिगी बैंक में कितनी बनी थी, 990 रुपीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, 990 इंटू 100, तो ये होगा परसेंटेज डिक्रीज। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 22 and 2/9%। तो अब गिवन ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट हुई, ऑप्शन डी। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank and the first one is a circle has dash lines of symmetry। अब सर्कल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, इनफिनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट। The next one, a triangular pyramid has dash faces and dash vertices। अब ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड है मीन्स एक ट्रायंगुलर बेस है और 3 ट्रायंगुलर साइड फेसेस हैं। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, भाई 3 साइड फेस और एक बेस, कितने हुए 4। तो यहाँ पे आया 4 फेसेस। नाउ डैश वर्टिसेस, अब इसमें देखना है कि कितने वर्टिसेस होंगे। अब देखो ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस है ट्रायंगुलर, तो 3 वर्टेक्स तो बेस पे ही होंगे और एक वर्टेक्स होगा टॉप पे, जिसका तीनों ट्रायंगुलर साइड फेसेस मीट करते हैं। तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए, 3 + 1 4। तो यहाँ पे आया 4। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन द गिवन फिगर x - y इज इक्वल टू डैश, और ये फिगर हमें गिवन है। अब इस फिगर को ऑब्जर्व करके हमें x - y की वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। अब देखो इस फिगर में x क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो इसका मेजर कितना होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इट्स मेजर इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हुआ, 50 + 60 दैट इज 110। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 110 डिग्री। अब देखते हैं y की वैल्यू। अब देखो ये एंगल है y, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं इस स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कैसा पेयर हुआ, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब उसमें से x है 110, तो y कितना हुआ, 180 - 110 दैट इज 70 डिग्री। तो अब x - y की वैल्यू क्या होगी, 110 - 70 दैट इज 40 डिग्री। The next one is in the given figure triangle AOC congruent to triangle BOD by dash congruence criterion। और ये फिगर हमें गिवन है।
अब देखो कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल AOC ये वाली ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BOD ये वाली ट्राइंगल। तो अब हमें इस गिवन फिगर को ऑब्जर्व करके बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो जो गिवन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल OAC कितना है 40 डिग्री, और इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 40 डिग्री, और इस ट्राइंगल का ये एंगल A इक्वल हो गया इस ट्राइंगल के एंगल B के। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, इस ट्राइंगल में ये एंगल C इसका मेजर कितना है 70 डिग्री, और इस ट्राइंगल में इस एंगल D का मेजर है 70 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ट्राइंगल AOC में इस साइड की लेंथ जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल में इस साइड की लेंथ BD की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ये साइड AC इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड BD के। तो कौन से 3 पेयर्स हमने ऑब्जर्व किए जो इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में। सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें हमने बात की है इस एंगल और इस साइड की। अब ये साइड है कैसी, इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड है, और इस ट्राइंगल में हमने किस चीज की बात की है, इस एंगल और इस साइड की, और ये साइड कैसी है इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड। तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुई, एंगल साइड एंगल, दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा बाय AS। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज state whether the following statements are true or false. Now the first one is median of the data may or may not be from the given data. अब देखो median of the data होता क्या है, the middlemost value when the data is arranged in ascending or descending order. अब देखो जब हमारे पास even number of observations होती हैं तो मिडिल में 2 वैल्यूज आती हैं, तो उस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीन ऑफ दैट 2 ऑब्जर्वेशन। अब वो जो मीन है वो गिवन डेटा में से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मीन्स जो मीडियन है वो गिवन डेटा में से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यही तो ये स्टेटमेंट कह रही है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the value of the expression 5n square plus 5n minus 2 when n is equal to minus 2 is 8. तो चेक कर लेते हैं। देखो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 5n square plus 5n minus 2। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करनी है when n is equal to minus 2। तो अब इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे क्या पुट करेंगे -2। तो 5 लिखा एज इट इज, n की जगह पे लिखा -2। अब n की पावर 2 है इसकी पावर 2 प्लस 5 इंटू n की जगह पे लिखा -2 -2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। तो बोलो सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स वी गेट 4। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, देन प्रोडक्ट इज -10 -2। हाँ जी, नाउ 5 4 20 प्लस -10। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स, तो इसकी जगह पे लिखा प्लस और 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 दैट इज -2। सो नाउ अब हमें इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले सेम साइन वाले इंटीजर्स को ऐड कर लें। अब इन दोनों के साइन सेम है, तो 20 प्लस, अब देखो ये दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो इनका सम भी नेगेटिव है। नाउ 10 प्लस 2 कितना हुआ 12। तो अब जब 20 में ऐड करेंगे -12 व्हाट वी गेट 8। अब स्टेटमेंट भी तो यही कह रही है दैट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू -2 इज 8। So the given statement is true. हाँ जी, now the next one.
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 4 raised to power 3 is greater than 3 raised to power 4. 4 raised to power 3 है, मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, व्हाट वी गेट 64. 3 raised to power 4 मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, व्हाट वी गेट 81. हाँ जी, विच वन इज ग्रेटर 81. अब स्टेटमेंट क्या कह रही है, 4 raised to power 3 is greater. It means the given statement is false. The next one, sum of a positive and a negative integer is always positive. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं से +1. अब एक नेगेटिव इंटीजर की बात हुई है तो एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं से -2. अब यहाँ पे बात हो रही है इन दोनों के सम की, तो इनको ऐड करें. हाँ जी, तो बताओ इनका सम क्या आएगा -1. अब गिवन स्टेटमेंट क्या कह रही है, दैट सम ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब यहाँ पर इन दोनों का सम कैसा आया, नेगेटिव. इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. Supplementary angles are such that one is 1/5 of the other. Find them. तो अब हमें दोनों supplementary angles find करने. अब इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, that two supplementary angles are such that one is 1/5 of the other. अब जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल का क्या है, 1/5. मीन्स अगर एक एंगल है x तो दूसरा कितना है x/5. तो अब अगर x मिल जाए तो दोनों ही एंगल्स का मेजर हमें पता चल जाएगा. अब x फाइंड कैसे करें, क्वेश्चन में गिवन क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल. दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, मीन्स ये दोनों एंगल्स हैं कैसे, सप्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री. तो इट मीन्स x प्लस x/5 इज 180 डिग्री. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x. सॉल्व करेंगे, वी विल गेट x इज इक्वल टू 150 डिग्री. अब एक एंगल हमने एज्यूम किया था x, वो आ गया 150 डिग्री. दूसरा एंगल क्या एज्यूम किया था 1/5 था, तो हमने लिखा x/5. तो दूसरे एंगल का मेजर क्या होगा 150/5, दैट इज 30 डिग्री. एंड दिस इज आंसर. हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 43 इंटू -85 प्लस -15 इंटू 43. अब देखो गिवन एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पर -85 से मल्टीप्लाई हो रहा है 43 और यहाँ पर -15 से मल्टीप्लाई हो रहा है 43. अब देखो यहाँ पे पहले 43 है, 43 को मल्टीप्लाई किया -85 से, और यहाँ पर पहले -15 है और -15 को मल्टीप्लाई किया 43 से. क्या मैं इस क्वांटिटी को लिख सकती हूँ 43 इंटू -15, लिख सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव. सो इस एक्सप्रेशन को लिखा एज इट इज 43 इंटू -85 प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे 43 इंटू -15. अब यहाँ पर मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन. जब मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा तो अब ये कैसी फॉर्म आ गई, देखो ये आ गई a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ऐसी ही फॉर्म है भाई, a की जगह पे है 43 और b की जगह पे है -85, तो प्लस a की जगह पे 43 इंटू और c की जगह पे है -15. अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी. कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो अब यहाँ पे यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. तो इसको हमने कैसे लिखा, देखो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है a इंटू बी प्लस सी. तो यहाँ पे क्या आएगा a,
अब ए की जगह पे है क्या 43, तो यहाँ पे आया 43 इंटू, अब ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी, अब b यहाँ पे है और यहाँ पे b की जगह पे क्या है -85, देन प्लस, अब यहाँ पे है c, ये c यहाँ पे है, अब इस c की जगह पे इस एक्सप्रेशन में क्या है -15, तो यहाँ पे क्या आएगा -15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 43 लिखा एज इट इज, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी कैसा होगा नेगेटिव। अब 85 में ऐड करेंगे 15, व्हाट वी गेट 100। सो नाउ एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कैसा होगा नेगेटिव, 43 इंटू 100 4300, एंड दिस इज द आंसर। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंट -5/3 ऑन नंबर लाइन। तो अब हमें -5/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं। से दिस पॉइंट इज 0 1 2 3 and so on, and here is -1 -2 -3 and so on। अब देखो हमें इस नंबर लाइन पे मार्क करना है -5/3। अब ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा 0 के लेफ्ट में। अब इसकी जगह पे अगर हमें मार्क करना हो 5/3, अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा टू द राइट ऑफ 0। अब नंबर लाइन पर 0 के राइट में 0 से जितने डिस्टेंस पे ये +5/3 लाई करेगा, 0 से उतने ही डिस्टेंस पे टू द लेफ्ट ये -5/3 लाई करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि +5/3 नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करता है। अब देखो 5/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें। अब और बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो इट मीन ये जो नंबर है ये 1 से तो ग्रेटर है। हाँ जी, तो ये 1 के राइट में लाई करेगा। क्या ये नंबर 2 से ग्रेटर है? नहीं, ये नंबर 2 से लेस है। 2 से लेस है तो 2 के लेफ्ट में लाई करेगा। इट मीन्स ये जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में कहीं पे लाई करता है। अब कहाँ पे 1 से आगे है, तो मतलब हमें यहाँ पे कहीं इसको मार्क करना है। अब 1 में कितना ऐड किया 2/3, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3, तो हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर कितना है 2, तो इनमें से हमें कितने पार्ट्स लेने हैं 2 पार्ट्स, 1 2 मीन्स ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 5/3 को। अब हमारा टारगेट क्या था, हमें रिप्रेजेंट करना था -5/3। तो अब 0 से इतने ही डिस्टेंस पे टू द लेफ्ट -5/3 है। देखो +5/3 कहाँ पे था 1 और 2 के बीच में, तो -5/3 कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा -2 एंड -1। यहां पर हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए थे 3, तो यहां भी 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब इन 3 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लिए थे 2। अब 0 से स्टार्ट करें, इधर से जाएंगे तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा -5/3 को। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू गेट द सम दिस। तो अब हमें ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें सो दैट हमारा सम क्या हो दिस एक्सप्रेशन। अब ये कैसे फाइंड करें, इसको समझेंगे एक छोटी सी एग्जांपल से। अब देखो अगर हमें ये देखना हो कि 9 में क्या ऐड करें टू गेट 11, आंसर इज 2। ये हमने कैसे सोचा भाई, इसके लिए हमने 11 में से
9 को सब्ट्रैक्ट करके देखा एंड वी गेट 2, तो यहाँ पे क्या आया 2। मीन्स हमें सम चाहिए था 11, तो हमने सम में से इस नंबर को माइनस किया एंड वी गेट द आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें टू गेट द सम दिस। तो अब क्या करेंगे, अगेन सम में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करके देख लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। हाँ जी, नाउ सम इज -5x² प्लस 7x माइनस 9। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आया माइनस, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक्सप्रेशन। तो अब इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, द एक्सप्रेशन इज 2x² माइनस 5x प्लस 7। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन लिखा एज इट इज, माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 9। अब इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2x²। नाउ माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 7। तो अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। अब गिवन एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। अब ये दोनों ही टर्म्स क्या है, नेगेटिव, तो इनका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। अब सेम साइंस है तो एडिशन होगी। हाँ जी, 5 प्लस 2 इज 7 और साथ में क्या आएगा, x² y²। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो अब इनको ऐड करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इनका आंसर भी पॉजिटिव होगा। नाउ 7 प्लस 5 इज 12 इंटू x। तो अब बची कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे है -9 और यहाँ पे -7, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। सेम साइंस है तो एडिशन होगी, 9 प्लस 7 इज 16 एंड दिस इज द आंसर। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज राइट 2 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव 2 lines ऑफ सिमेट्री। तो अब ऐसे 2 लेटर्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के जिनमें 2 lines ऑफ सिमेट्री हो। हाँ जी, दैट इज H एंड I। अब देखो, H में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो इट हैव 2 lines ऑफ सिमेट्री। अब ऐसे ही I में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो इट ऑल्सो हैज 2 lines ऑफ सिमेट्री। So the answer is H and I. हाँ जी, the next one is, if the lengths of 2 sides of a triangle are 14 centimeter and 18 centimeter, between which 2 numbers will the length of third side fall? तो अब हमें देखना है कि ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ कौन से 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगी। अब इसके लिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ 2 sides of the triangle are 14 centimeter and 18 centimeter. ट्राइंगल की 2 साइड की लेंथ हमें दी हुई है, दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल की साइड की लेंथ से रिलेटेड हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 sides of a triangle is always greater than the third side. तो अब इन दोनों का सम है कितना, 14 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, दिस इज 32 सेंटीमीटर। अब ये जो सम है इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट मीन्स थर्ड साइड की लेंथ 32 सेंटीमीटर से तो कम होगी। सो थर्ड साइड इज लेस देन 32 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल की साइड की लेंथ से रिलेटेड और क्या जानते हैं, दैट difference of length of any 2 sides is always less than the third side. अब इन दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना होगा, अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करते हैं। सो 18 माइनस 14, तो ये डिफरेंस कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब ये जो डिफरेंस है इट इज लेस देन द थर्ड साइड, इट मीन्स थर्ड साइड की लेंथ इससे ग्रेटर हुई, मीन्स 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर हुई। सो थर्ड साइड
इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो जो थर्ड साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर से तो ग्रेटर है और थर्ड साइड की लेंथ 32 सेंटीमीटर से कम है, तो इट मीन्स कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी, 4 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। And this is the answer. And now the next one is, if the mean of 26, 28, 32, 25, x, 24, 30 is 28, then find, first part is the value of x, second median of the data, third range of the data. तो अब देखो गिवन डेटा का मीन हमें गिवन है, that is 28. Mean of the given data is 28. अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट, मीन्स हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें गिवन का यूज करना है और गिवन क्या है, मीन। अब देखो हमने इस डेटा का ये मीन कैसे फाइंड किया, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा, 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 25 प्लस x प्लस 24 प्लस 30। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू मीन एंड द मीन इज 28। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू 31। सो द वैल्यू ऑफ x इज 31। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, median is middlemost observation of the data when the data is arranged in ascending or descending order। तो अब ऐसा करते हैं, अब गिवन डेटा को अरेंज कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, अब देखो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 31। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मीन्स सबसे पहले हमें लिखनी है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर और एंड में ग्रेटेस्ट। हाँ जी, तो इनमें से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 24, उससे ग्रेटर है 25, उससे ग्रेटर 26, उससे ग्रेटर 28, देन 30, देन 31 और इसके बाद क्या आएगा 32। हाँ जी, कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें देखनी है इन 7 ऑब्जर्वेशन की मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मिडिल मोस्ट कौन सी होगी भाई, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, दिस वन इज द मिडिल मोस्ट, सो दिस इज मीडियन ऑफ द डेटा, दैट इज 28। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ द डेटा। अब रेंज क्या होती है गिवन डेटा की, डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखो अभी अभी हमने डेटा को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस डेटा की हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 32 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 24। अब रेंज लिखनी है तो हमें चाहिए इनका डिफरेंस, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दो एंड देयर डिफरेंस इज 8। सो द रेंज ऑफ गिवन डेटा इज 8। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे बेस है -3 और यहाँ पे है 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। सबसे पहले तो हम सेम बेसिस बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2, सिमिलरली 4 को भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते हैं, -3 लिखा एज इट इज इंटू 8 को क्या लिखा 2 3। अब 8 की पावर क्या है यहाँ पे 3,
तो ब्रैकेट के बाहर ये पावर आएगी 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 एज इट इज इंटू 4 को क्या लिखा 2 रेज टू पावर 2। अब इसकी पावर क्या है 4, तो यहाँ पे आई पावर 4। तो ना अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -3 रेज टू पावर 5 इंटू, अब इसको क्या लिखा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 9 इंटू 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 एज इट इज इंटू 2 रेज टू पावर, ये पावर से मल्टीप्लाई होंगी 2 इंटू 4 8। तो अब देखो बेसेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -3 रेज टू पावर 5 इंटू बेस है 2, अब पावर ऐड होंगी, इसकी पावर है 9 प्लस इसकी पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 8। हाँ जी, तो नाउ -3 रेज टू पावर 5 एज इट इज इंटू, अब ये क्वांटिटी क्या बनी 2 रेज टू पावर 9 प्लस 5 इज 14 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 8। अब देखो यहाँ पे है बेस -3 और यहाँ पे 3, क्या इसको हम किसी तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 3? अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 रेज टू पावर 5 को लिखा -3 रेज टू पावर 2 इंटू -3 रेज टू पावर 3। भाई देखो बेसिस आर सेम, नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड, 2 प्लस 3 इज 5। तो ये यही क्वांटिटी है। नाउ इनटू, अब यहाँ पे देखो बेस 2 यहाँ भी बेस 2, तो बेसिस आर सेम, नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो बेस इज 2, अब इनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पे लिखेंगे पहले न्यूमरेटर की पावर दैट इज 14 माइनस डिनोमिनेटर की पावर दैट इज 8। अब बचा क्या यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2। अब देखो यहाँ पे है -3 रेज टू पावर 2। एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का साइन क्या होगा पॉजिटिव। भाई -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया वी गेट 9 और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इवन देन वी गेट 9। तो इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, राइट। अब इसको लिखा एज इट इज -3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 14 माइनस 8 इज 6 अपॉन 3 रेज टू पावर 2। अब देखो यहाँ भी बेस 3 और यहाँ भी बेस 3, बेसिस आर सेम, नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड तो इनकी पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट। तो अब ये क्वांटिटी क्या बनी 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू -3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6। अब इसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। हाँ जी, तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्वांटिटी क्या बनी 3 रेज टू पावर 0 इंटू, अब -3 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स व्हाट वी गेट -27 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स व्हाट वी गेट 64। तो नाउ 3 रेज टू पावर 0 क्या बनेगा 1, तो 1 इंटू -27 इंटू 64, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। उससे पहले हम लिखेंगे आंसर का साइन। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटीजर है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव, तो इनके प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1728 एंड दैट इज द आंसर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। हाँ जी, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं 4/5 इंटू एक्स माइनस 1/6 दिस इज इक्वल टू 9/2 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं सबसे पहले लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। अब देखो दिस इज द टर्म कंटेनिंग x,
एंड दिस इज द टर्म कंटेनिंग x। तो इन दोनों टर्म्स को एक तरफ करते हैं। अब उसके लिए हम इस क्वांटिटी को शिफ्ट करेंगे इधर। अब ये क्वांटिटी यहाँ पे और ये सब्ट्रैक्ट इधर आएगी तो ऐड। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए एज इट इज 4/5 इंटू एक्स माइनस 1/6। अब ये क्वांटिटी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी 2x, दिस इज इक्वल टू 9/2। अब ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं। ये क्वांटिटी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर जाएगी तो ऐड। तो 4/5 इंटू एक्स प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 9/2। अब ये 1/6 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आएगा तो ऐड प्लस 1/6। तो अब हम इनको ऐड करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। अब इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5। अब यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पे क्या आया 4x प्लस, अब यहाँ पे हमें 5 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया 5 से। यहाँ पर 5 से किया तो इसको भी 5 से किया। 5 इंटू 2 10 इंटू एक्स 10x, दिस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी एलसीएम लेंगे। 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6। अब यहाँ पे 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसको भी 3 से ही करेंगे। 9 3 जा 27 प्लस, अब यहाँ तो ऑलरेडी 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो ना 4x प्लस 10x क्या बना 14x अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 27 प्लस 1 28 अपॉन 6। तो अब हमें यहाँ पे तो सिर्फ x चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो बाकी को शिफ्ट करेंगे इधर। सबसे पहले इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड। 5 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बचा 14x, दिस इज इक्वल टू 28/6। अब 5 इधर आके हुआ मल्टीप्लाई, तो इंटू 5। अब ये 14 भी नहीं चाहिए, इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 28 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 14। तो अब सिंप्लीफाई कर लो। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5/3। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure AB is equal to AC and AD is bisector of angle CAB. The first is state 3 pairs of equal parts in triangle ABD and triangle ACD. Second, is triangle ABD congruent to triangle ACD? Why? Third part is angle B equal to angle C? Why? तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, अब फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ABD। ABD इस ट्राइंगल की बात हो रही है, एंड ट्राइंगल ACD और इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स लिखने। अब इसके लिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, we have given in the given figure AB is equal to AC। अब इस फिगर में AB ये साइड जो है इसके इक्वल है, एंड AD is bisector of angle CAB। ये जो लाइन सेगमेंट है AD, it is bisector of angle CAB, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो अब 3 पेयर्स लिखते हैं। सो in triangle ABD and triangle ACD, हाँ जी, फर्स्ट पेयर कौन सा नजर आ रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है दैट AB इज इक्वल टू AC। इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। हाँ जी, सो AB इज इक्वल टू AC। रीजन, इट इज गिवन। अब और कौन सा पेयर हमें इक्वल नजर आ रहा है, यहाँ पे गिवन फिगर को ध्यान से देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है AD, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। सो AD इज इक्वल टू AD। द रीजन इज इट्स कॉमन। अब थर्ड पेयर कौन सा है,
क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। ये जो लाइन सेगमेंट है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। So this is angle 1, this is angle 2. So angle 1 is equal to angle 2. Reason? Because AD bisects angle CAB. तो ये हमने 3 पेयर्स लिख दिए इक्वल पार्ट्स के। So first part is complete. अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? The second part is triangle ABD congruent to triangle ACD? Why? अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ऑलरेडी 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब देखना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो, इसके लिए हम देखते हैं कि जो 3 पार्ट्स हमने लिखे हैं ये 3 पेयर्स हैं कैसे। भाई सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABD। इसमें हमने कौन कौन से पार्ट की बात की है? इस लाइन सेगमेंट, इस ट्रायंगल की ये साइड AB और इसकी ये साइड AB। तो इस ट्रायंगल की इन 2 साइड की बात करिए और ये एंगल 1 और ये एंगल है कैसा? इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है। अब दूसरी ट्रायंगल में हमने इन 2 साइड की बात की है और इस एंगल की। अब ये एंगल कैसा है? इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है। तो क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल्स भी इक्वल हैं। तो 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब इसका आंसर कैसे लिखें? पहले उसने पूछा इस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD? आंसर इज यस। फिर पूछा वाई? द रीजन इज बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 3। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा? इज एंगल B इक्वल टू एंगल C? वाई? अब एंगल B कौन सा है? ये एंगल C ये एंगल। अब देखो, एंगल B इस ट्राइंगल का पार्ट है और एंगल C इस ट्राइंगल का पार्ट है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इट मींस इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब अगर ध्यान से देखें, एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल C। So these 2 angles are equal. अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? Is angle B equal to angle C? The answer is yes. फिर पूछा why? The reason is by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. हाँ जी, the next one is construct a right angle triangle PQR where angle Q is 90 degree, QR 8 सेंटीमीटर एंड CR is 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। सी इस पॉइंट पे है राइट एंगल। अब देखो, हमें गिवन क्या है? एंगल Q इज 90 डिग्री। तो इस वर्टेक्स का नाम क्या रखेंगे? Q। तो दिस वन इज P and this one is R. अब R क्या गिवन है? QR is 8 सेंटीमीटर and CR is 10 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो अब इस रफ स्केच को फॉलो करते हुए हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इन 2 साइड की लेंथ गिवन है। अब इस साइड के इस वर्टेक्स Q पे राइट एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसी साइड को ड्रॉ करते हैं। तो यूजिंग रूलर हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर।
say this is vertex Q and this one is R. तो अब वर्टेक्स Q से हमें राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंपास। सो टिप ऑफ द कंपास रखेंगे वर्टेक्स Q पे, विद एनी रेडियस इसको ओपन किया और एक आर्क लगाएंगे। अब जिस पॉइंट पे आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पे रखेंगे टिप ऑफ द कंपास विद सेम रेडियस, फर्स्ट आर्क लगाई फॉर एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे रखे टिप ऑफ द कंपास, सेकेंड आर्क लगाई फॉर एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हमें इस एंगल को करना है बाइसेक्ट। तो उसके लिए टिप ऑफ द कंपास रखी यहाँ पे, रेडियस लिया मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस आर्क और एक आर्क लगाई। फिर टिप ऑफ द कंपास रखी यहाँ पे, विद सेम रेडियस एक और आर्क लगाए जो इसको कट करे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको ज्वाइन करेंगे विद वर्टेक्स Q। हाँ जी, तो अब इस पॉइंट को इस वर्टेक्स Q से ज्वाइन करना है बाय अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। So this angle is 90 डिग्री। अब हमें वर्टेक्स P फिक्स करना है और P से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि P का R से डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। सुनो, टिप ऑफ द कंपास रखेंगे वर्टेक्स R पे। अब यूजिंग रूलर आपको इसका रेडियस लेना है 10 सेंटीमीटर और एक आर्क लगाएंगे जो इस लाइन सेगमेंट को कट करे। हाँ जी, सपोज ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक आर्क लगाई और इसने इस पॉइंट पे इसको कट किया। तो अब इस पॉइंट से हम मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे वर्टेक्स R से। तो ये जो पॉइंट है इसको मार्क करेंगे पॉइंट P। दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। So this is the required triangle PQR. हाँ जी, the next question is, a circle of radius 14 centimeter is cut off from a square piece of aluminium sheet of side 30 centimeter. What is the area of the leftover aluminium sheet? तो अब हमें leftover sheet का एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे मिलेगा, इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। A circle of radius 14 centimeter is cut off from a square piece of aluminium sheet of side 30 centimeter. अब एक aluminium sheet है in the shape of a square. So aluminium sheet इस shape में है and we have given its side is 30 centimeter. So this distance is 30 सेंटीमीटर। अब स्फीयर है तो और साइड इक्वल होंगी, मींस ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर। अब इस शीट में से एक सर्कल कट किया और हमें गिवन क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। इसका हाफ कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है 14, तो इसके हाफ से भी कम है। तो मीन सर्कल कैसे कट किया, कुछ इस तरह से।
तो जब ये सर्कल इस शीट में से कट कर दिया तो बचा क्या? ये शेडेड पोर्शन बच गया। अब ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट ओवर शीट, और हमें उसी का एरिया चाहिए। मींस अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। अब देखो, ऐसी किसी शेप का एरिया फाइंड करना हमें डायरेक्टली तो नहीं आता, बट हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना आता है। अब देखो, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लूं तो मैंने कौन सा एरिया फाइंड कर लिया? ये सारा एरिया। बट क्या मुझे ये सारा एरिया चाहिए? नहीं, ये अनशेडेड एरिया तो मुझे नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको इस पूरे एरिया में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो इस लेफ्ट ओवर शीट का एरिया फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो सबसे पहले तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ जी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, दैट इज 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ दिस सर्कल। और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इस सर्कल का रेडियस, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। So now area of circle is pi r square। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14। अब क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है तो r मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम, मीन्स 14 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें चाहिए क्या था? एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट, दैट इज, हाँ जी, स्क्वायर का एरिया है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें से माइनस किया सर्कल का एरिया, दैट इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 284 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the simple interest and amount when principal is 3500 rupees, time is 3 years and rate of interest is 5% per annum। तो अब हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, और इसके लिए हमें गिवन क्या है? प्रिंसिपल इज गिवन, दैट इज 3500 रुपीज, टाइम पीरियड इज गिवन, दैट इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5% पर एनम। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? द फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रिंसिपल इज 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, तो यहाँ पे लिखा 5, टाइम पीरियड इज 3 years अपॉन 100। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 525 रुपीज। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब और क्या चाहिए? अमाउंट। अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ द प्रिंसिपल इज 3500 रुपीज प्लस इंटरेस्ट इज 525 रुपीज। ऑन एडिंग यू विल गेट 4025 रुपीज। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिवेटेड डिसेंट इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 meters per minute। If the descent starts from 20 meters above the ground level, how long will it take to reach minus 400 meters? अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है? An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. It means in every 1 minute एलिवेटर की पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है? 6 मीटर। हाँ जी, in every 1 minute change in its position कितना है? 6 मीटर।
अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है इट इज टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय नेगेटिव इंटीजर। अब आगे क्या गिवन है, इफ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब कहां से स्टार्ट किया है, 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब क्योंकि ये डिस्टेंस अबव द ग्राउंड लेवल है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉजिटिव इंटीजर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -400 मीटर। अब ये देखना है कि -400 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखो 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, अब यहां से इसकी पोजीशन में चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो अब यहां से और कितना चेंज हो सो दैट इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो, -400 मीटर, मीन 400 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो अब ये कैसे फाइंड करें, इसके लिए हमें ये देखना है कि 20 मीटर में हम और क्या ऐड करें तो गेट -400 मीटर। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए -400 मीटर में से 20 मीटर को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो ये चेंज कितना है, -400 मीटर, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया ये +20 मीटर। अब इनको आप सॉल्व करोगे बट वी विल गेट -420 मीटर। तो मीन्स एलिवेटर की पोजीशन में टोटल चेंज कितना होगा, -420 मीटर का। अब हमें तो ये देखना है कि इस चेंज के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर उसकी पोजीशन में -6 मीटर का चेंज आता है तो इसके लिए उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। हाँ जी, अगर इसकी पोजीशन में -12 मीटर का चेंज आए तो बोलो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। कैसे फाइंड किया, तो इसके लिए हमने -12 को डिवाइड किया बाय -6। अब हमें क्या देखना है कि -420 मीटर के चेंज के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए -420 को डिवाइड करेंगे बाय -6 एंड वी विल गेट 70 मिनट। अब 70 मिनट को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर 10 मिनट एंड दिस इज द आंसर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस फिगर इज गिवन। अब देखो गिवन क्या है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड वी हैव गिवन देन AB इज पैरेलल टू CD। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure L is parallel to M, find the value of X, Y and Z। तो अब ये फिगर हमें गिवन है, इस फिगर के लिए हमें X, Y और Z की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, दैट L is parallel to M, मीन्स ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और इन दो एंगल्स का मेजर हमें दिया हुआ। तो अब इस गिवन का यूज करके हम इन अननोन एंगल्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। अब देखो एंगल x यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अब ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, तो ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, हाँ जी कैसे एंगल्स हैं ये, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इट मीन्स x प्लस 143 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 143। तो x इज, हाँ जी 180 माइनस 140, 40 डिग्री, 40 में से 3 और माइनस कर दो, वी गेट 37 डिग्री। अब y की वैल्यू चाहिए, अब y एंगल है ये,
अब देखो, अगर गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर ये 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम इन तीनों को ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री। अब इनमें से x का मेजर तो हमें मिल गया, अगर किसी तरह से z की वैल्यू मिल जाए तो हम y भी फाइंड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि z का मेजर क्या है। देखो, वी हैव गिवन दीज लाइंस आर पैरेलल, तो ये लाइन क्या हुई, ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को-इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम भी क्या है, 180 डिग्री। उसमें से ये है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ, 120। तो अब हमें ये दोनों एंगल्स मिल गए, x है 37 और z है 120। सुना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे मेक अ स्ट्रेट एंगल। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, x इज 37, y हमें फाइंड करना है, z इज 120, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, नाउ 120 प्लस 37 ये कितना हो गया, 157 डिग्री प्लस y दिस इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से y का मेजर क्या आ गया, 180 माइनस 157 एंड y इज इक्वल टू 23 डिग्री। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल T। और ये फिगर हमें गिवन है। तो अब देखते हैं इन एंगल्स का मेजर कैसे फाइंड करें। सबसे पहले देखते हैं कि एंगल A का मेजर कैसे फाइंड करें। अब गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एंगल किस फिगर का पार्ट है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मेजर हम फाइंड कर सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, ये एंगल और ये। अब इसका मेजर हमें पता है 30 डिग्री है, अगर ये मिल जाए तो इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारा टारगेट है कि पहले इसको फाइंड करें। अब ये कैसे मिलेगा, गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एंगल कैसा है, ये इस ट्राइंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसका मेजर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। उसमें से ये है 30 और ये है 40, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 70 डिग्री। इट मीन्स B का मेजर कितना है, 70 डिग्री। अब B हमें मिल गया, तो अब हम A का मेजर भी लिख सकते हैं। A किसके इक्वल है, B प्लस 30 डिग्री। अब B है 70, तो 70 प्लस 30 कितना हुआ, 100, तो A का मेजर हो गया 100 डिग्री। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ये पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कैसा पेयर है, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब उसमें से एंगल A है 100 डिग्री, तो बोलो एंगल D कितना होगा, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो D आ गया 80 डिग्री। अब बचा क्या, एंगल C। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम भी क्या है, 180। अब उसमें से ये एंगल है 70 डिग्री, तो एंगल C क्या होगा, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड होल क्वांटिटी इफ 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। तो अब हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी है। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं x। सो लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसके लिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। 70% किसका, होल क्वांटिटी का, वो एज्यूम की है x। इट मीन्स 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, जब हम ये परसेंटेज साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100, तो इट बिकम्स 70 अपॉन 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन x, दिस इज इक्वल टू 14 मिनट। तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 20।
The unit is minutes. So it is 20 minutes. हाँ जी, the next one is on selling a pencil box for 108 rupees, a shopkeeper incurs a loss of 10%. Find the cost price of the pencil box. तो अब हमने पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट फाइंड हाँ जी, the next one is on selling a pencil box for 108 rupees, a shopkeeper incurred a loss of 10%. Find the cost price of the pencil box. तो अब हमें पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. अब इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? वी हैव गिवन on selling a pencil box for 108 rupees means पेंसिल बॉक्स का सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, दैट इज 108 rupees. और क्या गिवन है? द लॉस इनकर्ड इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 10%. और हमें फाइंड करना है इसका कॉस्ट प्राइस. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट्स कॉस्ट प्राइस बी x रुपीज. हाँ जी, तो अब हमें गिवन का यूज करना है टू फाइंड दिस कॉस्ट प्राइस. और गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस. अब देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है. अब क्योंकि 108 रुपीज पर सेल करने से लॉस हो रहा है, इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस इस कॉस्ट प्राइस से क्या है? कम. कितना कम है? जितना उसको लॉस हुआ. सो दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो अब जो पता है उसको पुट कर देते हैं. वी हैव गिवन द सेलिंग प्राइस दैट इज 108 रुपीज. कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया है x माइनस लॉस कितना हुआ? वी हैव गिवन लॉस इज 10%. यहाँ तो परसेंटेज गिवन है, तो लॉस इन रुपीज कितना हुआ? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन्स 10% ऑफ x. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 108 इज इक्वल टू x माइनस 10% ऑफ x का मतलब परसेंटेज साइन हटाया, यहाँ पे आया 10/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इनटू x. तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट x is equal to 120. It means cost price is 120 rupees. हाँ जी, the next one is find 30 into 0.3 into 0.003 into 100. तो अब हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना. अब गिवन एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो. हमें क्लियरली दिखता है कि जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 into 0.3 इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 9 इंटू. अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट. जब हम इस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस टू द राइट. मीन्स डेसिमल कहाँ पे आएगा? 1 2 आफ्टर दिस 0. सो देयर प्रोडक्ट इज 0.3. अब 9 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से, देयर प्रोडक्ट इज 2.7. हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज Seema is fond of collecting stickers. She gifted her cousin 1/3 of her sticker collection. She gave her brother 5/6 of the remainder and was left with 80 stickers. How many stickers did she have in her collection at first? तो अब हमें फाइंड करना है कि उसके पास इनिशियली कितने स्टिकर्स थे. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज उसके पास इनिशियली x स्टिकर्स थे. तो अब देखना ये है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करें. इसके लिए देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. शी गिफ्टेड हर कजन 1/3 ऑफ हर स्टिकर कलेक्शन. उसके पास जितने भी स्टिकर थे उनका 1/3 दे दिया उसने कजन को. अब हमने एज्यूम किया कि उसके पास x स्टिकर थे, तो इसका 1/3 क्या होगा? x/3. अब और क्या गिवन है? शी गेव हर ब्रदर 5/6 ऑफ द रिमाइंडर. अब जो बचा उसका 5/6 दिया ब्रदर को. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि रिमाइंडर कितना है. अब देखो इनिशियली उसके पास थे x, इसमें से x/3 उसने दे दिए. अब बचे कितने?
x माइनस एक्स बाय 3 और ये क्वांटिटी कितनी है, आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2x बाय 3. सो ब्रदर को उसने कितने दिए 2x बाय 3. अब और क्या गिवन है, एंड वॉज लेफ्ट विद 80 स्टिकर्स. अभी भी उसके पास कितने स्टिकर्स बचे हैं 80. तो अब हमें फाइंड करने हैं द नंबर ऑफ स्टिकर्स शी हैड इन हर कलेक्शन एट फर्स्ट. तो अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x. तो इसके लिए हमें x में इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी. इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी. अब इस गिवन कंडीशन में इक्वलिटी कहाँ पे है, देखो ये है नंबर ऑफ स्टिकर्स गिवन टू द कजन एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टिकर्स गिवन टू हर ब्रदर एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टिकर्स लेफ्ट विद हर. अगर हम इन सारे स्टिकर्स को इकट्ठे कर दें तो क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स शी हैड. इट मीन्स इन तीनों का सम किसके इक्वल है, x के. तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x. और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 720. सो शी हैड 720 स्टिकर्स इनिशियली. हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a survey carried out in a public school, equal number of boys and girls were asked to pick their favorite snacks from a list. The students' responses to the survey are listed in the following table. अब ये टेबल हमें गिवन है. इस टेबल में हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आइटम्स गिवन है, पेस्ट्री, पॉपकॉर्न, सैंडविच, चिप्स. और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है. नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेफर्ड these items. अब यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज ने इन कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को प्रेफर किया. अब क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा. तो अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय अ डबल बार ग्राफ. हाँ जी, तो इस डेटा के लिए बार ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. अब देखो बार ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई और फिर वर्टिकल एक्सिस बनाई. फिर हमने डिसाइड किया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आइटम, और वर्टिकल एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट. उसके बाद हमें चूज करना था स्केल. तो उसके लिए हमने पहले डेटा वैल्यूज को ऑब्जर्व किया. अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 65 और मैक्सिमम कितनी है 120. तो 65 से लेकर 120 तक की वैल्यूज को हमें रिप्रेजेंट करना था. तो हमने स्केल चूज किया. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट और 0 से लेकर 120 तक की वैल्यूज यहाँ पे मार्क करी. अब गिवन डेटा को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें इन गिवन आइटम्स के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स की बात भी करनी है, नंबर ऑफ बॉयज की बात भी करनी है. मीन्स हमें 2 सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करना है सेम ग्राफ में. तो इसके लिए 2 बार बनेंगे. हाँ जी, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया कि जो अनशेडेड बार है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स और जो शेडेड बार है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ बॉयज. हाँ जी, तो अब देखो फर्स्ट आइटम क्या है, पेस्ट्री. तो इसके लिए बार बनाने थे. अब पेस्ट्री प्रेफर करने वाली गर्ल्स कितनी है 78. तो अब हमें देखना था कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बार की हाइट कहाँ तक रखें. हाँ जी, अब 78 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, 70 और 80. अब ये रहा 70 और ये रहा 80. अब देखो जो ग्राफ पेपर होता है उससे एक स्क्वायर बॉक्स में 10 स्मॉल डिविजन की होती हैं. तो वो 10 स्मॉल डिविजन हमने यहाँ पे मार्क किए. अब ये एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 10 स्टूडेंट्स को. एक यूनिट मीन्स इन 10 स्मॉल डिविजन से मिलके कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 10 स्टूडेंट्स की. तो ईच वन डिविजन कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, 1 स्टूडेंट. अब हमें देखना था कि वैल्यू 78 कहाँ पे लाई करेगी. अब देखो यहाँ पे है 70, यहाँ पे 75, तो इसके ऊपर 76, 77, 78. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने बात की हाइट ली. उसके बाद पेस्ट्री प्रेफर करने वाले बॉयज कितने थे 65. तो अब इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग बार बनेगा उसकी हाइट चाहिए थी 65. अब यहाँ पे है 60, यहाँ पे 70, तो इनके बिल्कुल मिड में यहाँ पे 65 है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इस बार की हाइट रखी. तो इस तरह से बाकी आइटम्स के लिए भी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग बार बनाए. तो दिस इज द रिक्वायर्ड डबल बार.
हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a door frame of dimensions 3 meter by 2 meter and a window of dimensions 1 by 2 meter by 1 meter is fixed on the wall of dimensions 10 meter by 10 meter. If a painter paints the wall, what is the area painted by the painter? If the labor charges for painting 1 square meter of the wall is 2.50 rupees, then find the total labor charge. तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है. सबसे पहले तो देखते हैं गिवन क्या है. नाउ वी हैव गिवन अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन. डोर फ्रेम की डायमेंशन गिवन है एंड अ विंडो ऑफ डायमेंशन. विंडो की डायमेंशन भी हमें गिवन है. इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर. वॉल की डायमेंशन भी गिवन है. अब वॉल की डायमेंशन क्या है? 10 मीटर बाय 10 मीटर. मीन्स वॉल की लेंथ कितनी है? 10 और ब्रेड्थ भी कितनी है? 10. So wall is in the shape of a sphere. Now, say this distance is 10 meter. इसकी width भी 10 मीटर है. अब इस वॉल में एक डोर फ्रेम फिक्स्ड है और उसकी डायमेंशन हमें गिवन है. Say here is the door frame. Now we have given its dimensions are 3 meter by 2 meter. Means इसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर. और इसकी विड्थ कितनी है? 2 मीटर. अब इस वॉल में एक विंडो भी फिक्स है और उसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है. दैट इज 1 by 2 meter by 1 meter. See here is a window. अब इसकी लेंथ हमें गिवन है 1 by 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर. तो अब हमें फाइंड क्या करना है? What is the area painted by the painter? सबसे पहले तो हमें एरिया टू बी पेंटेड फाइंड करना है. देखो पेंट कहाँ पे होगा? पेंट करनी है वॉल. अब वॉल में यहाँ पे डोर फ्रेम है और यहाँ पे विंडो है. अब ये बताओ क्या यहाँ पे पेंट होगा? इस एरिया पे पेंट नहीं होगा. अब यहाँ पे विंडो फिक्स है, क्या इस एरिया पे पेंट होगा? यहाँ भी पेंट नहीं होगा. तो पेंट कहाँ पे होगा? पेंट होगा इस रीजन पे. तो इस पूरे शेडेड पोर्शन पे पेंट होगा और हमें फाइंड करना है एरिया टू बी पेंटेड. अब देखो ऐसी किसी शेप का एरिया डायरेक्टली तो हमें फाइंड करना नहीं आता, बट वॉल किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना आता है. राइट. तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस वॉल. जब मैंने इस वॉल का एरिया फाइंड किया तो मैंने ये सारा एरिया फाइंड कर दिया. बट क्या मुझे सारा एरिया चाहिए? नहीं, मुझे तो सिर्फ एरिया टू बी पेंटेड चाहिए. तो मीन्स मुझे इसमें से ये वाला एरिया भी नहीं चाहिए और ये वाला एरिया भी नहीं चाहिए. तो जो नहीं चाहिए उस एरिया को हम क्या कर देंगे? माइनस. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ वॉल. नाउ wall is in the shape of a square and area of square is side into side. So its area is 10 meter into 10 meter. That is 100 square meter. अब हमें फाइंड करना है इस डोर फ्रेम का एरिया. अब ये एरिया कितना है? अब देखो ये किस शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में है. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और इसकी लेंथ भी हमें गिवन है और विड्थ भी. सो एरिया ऑफ डोर फ्रेम हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो इट्स लेंथ इज 3 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 मीटर. तो ये एरिया कितना हो गया? 6 स्क्वायर मीटर. अब विंडो का एरिया फाइंड कर देते हैं. ये भी इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल है तो इसका एरिया भी कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो नाउ
एरिया ऑफ विंडो, हाँ जी, लेंथ है 1/2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना आ गया 1/2 स्क्वायर मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 0.5 स्क्वायर मीटर। तो अब फाइंड कर ले एरिया टू बी पेंटेड। सो नाउ एरिया टू बी पेंटेड इज, हाँ जी, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, पूरी वॉल का एरिया कितना है 100 स्क्वायर मीटर माइनस, इसमें से हमें कौन सा एरिया नहीं चाहिए, इस डोर का एरिया दैट इज 6 स्क्वायर मीटर माइनस इस विंडो का एरिया भी नहीं चाहिए दैट इज 0.5 स्क्वायर मीटर। अब देखो 100 में से 6 माइनस किए वी गेट 94, 94 में से 0.5 और माइनस कर दो वी गेट 93.5 स्क्वायर मीटर। तो एरिया टू बी पेंटेड हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल इज 2.50 रुपीज देन फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस। तो अब हमें लेबर चार्जेस भी फाइंड करने हैं फॉर पेंटिंग द वॉल, एंड वी आर गिवन कि अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट होता है वॉल का तो चार्जेस क्या है 2.50। अब कितना एरिया पेंट करना है 93.5 स्क्वायर मीटर, तो इतना एरिया पेंट करने के लिए लेबर चार्जेस क्या होंगे 2.50 इंटू दिस एरिया, 2.50 इंटू 93.5 and this is equal to 233.75 rupees। हाँ जी, the next one is, this is all part of question number 40। ABC is a right angle triangle with right angle at B. If the semicircle on AB with AB as diameter encloses an area of 81 square centimeter and the semicircle on BC with BC as diameter encloses an area of 36 square centimeter, then find the area of semicircle on AC with AC as diameter। तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमीसर्कल ऑन AC with AC as diameter। ये एरिया हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। हाँ जी, अब देखो गिवन क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब राइट एंगल है B पे, हियर इज राइट एंगल, so this is vertex B, say this one is A, this point is C। अब और क्या गिवन है, if the semicircle on AB with AB as diameter। अब AB ये साइड है इस ट्रायंगल की, अब इसको लिया डायमीटर और इस साइड पे एक सेमीसर्कल बना हुआ है कुछ ऐसे, encloses an area of 81 square centimeter, और इस सेमीसर्कल का एरिया हमें गिवन है दैट इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, अब आगे क्या गिवन है, एंड द सेमीसर्कल ऑन BC विद BC एज डायमीटर। अब BC ये साइड है ट्रायंगल की, अब इसको लिया डायमीटर और इस साइड पे एक और सेमीसर्कल बना हुआ है। अब इट encloses an area of 36 square centimeter, और इस सेमीसर्कल का एरिया हमें दिया हुआ है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेमीसर्कल ऑन AC विद AC एज डायमीटर। अब AC ये साइड है, अब इस साइड को लिया डायमीटर और इस साइड से एक सेमीसर्कल बना हुआ है। और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेमीसर्कल। तो अब देखो इस सेमीसर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस तो हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट्स रेडियस भी r1, तो इसका एरिया क्या हो गया? 1/2 पाई r1 स्क्वायर। अब अगर हमें किसी तरह से r1 या फिर r1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, देन क्वेश्चन इज डन। अब ये वैल्यू हमें मिलेगी कैसे? इसके लिए देखो गिवन क्या है। इसके लिए हमें एक तो इस सेमी सर्कल का एरिया गिवन है और एक इस सेमी सर्कल का एरिया गिवन है, तो हमें इन्हीं का यूज करना है। अब इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया? से दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। अब इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया? फॉर्मूला तो वही है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस तो हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? r2, तो इसका एरिया क्या हो गया? 1/2 पाई r2 स्क्वायर। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस हमने एज्यूम किया है r2, तो बता सकते हो इसका डायमीटर कितना होगा? डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो इसका डायमीटर हो गया ट्वाइस ऑफ r2। हमें और क्या गिवन है? इस सेमी सर्कल का एरिया भी गिवन है। भाई इसका एरिया कैसे फाइंड किया होगा? एरिया ऑफ रीजन 3, द फॉर्मूला इज सेम, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सपोज इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r3, तो यहाँ पे आ गया r3 स्क्वायर। अब अगर इसका रेडियस है r3, तो इसका डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दैट इज 2r3। अब हमारा टारगेट क्या था? हमें तो r1 चाहिए। r1 क्या है? रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस r1 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ r1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ r1। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ r1, ये है ट्वाइस ऑफ r2 और ये है ट्वाइस ऑफ r3। ये डिस्टेंस किस फिगर का पार्ट है? ये तीनों क्या है? साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के बीच में क्या रिलेशन है? वी नो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन लेंथ। अब यहाँ पे राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या बनी? हाइपोटेन्यूज। तो इट मीन्स AC स्क्वायर किसके इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की लेंथ कितनी है? ट्वाइस ऑफ r1, तो यहाँ पे आया ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर। और AB की लेंथ कितनी है? ट्वाइस ऑफ r2, तो इसका स्क्वायर प्लस BC की लेंथ कितनी है? 2r3, दैट इज ट्वाइस ऑफ r3, तो इसका स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखो ब्रैकेट के बाहर है पावर 2, इट मीन्स ये जो 2 है ये इसकी पावर भी है और इसकी भी। हाँ जी, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स वी गेट 4, r1 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स वी गेट r1 स्क्वायर। अब ऐसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4r2 स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे तो 4r3 स्क्वायर। अब देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लें, इसको लिखा एज इट इज, इन दोनों में से 4 लिया कॉमन, r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। अब हमें तो r1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 तो हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो r1 स्क्वायर किसके इक्वल आया? 4 डिवाइडेड बाय 4 r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। अब देखो हमारा टारगेट क्या था? हमें तो r1 या फिर r1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ से ये क्वांटिटी इक्वल आ गई इसके। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम किसी तरह से इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लें। अब
R2 स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करें? R2 स्क्वायर है क्या भाई? R2 क्या है? रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, और इसका एरिया हमें गिवन है, तो उस एरिया का यूज करते हैं। हाँ जी, इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया? पाई R2 स्क्वायर बाय 2, और ये एरिया है कितना? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 81। अब यहाँ से R2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R2 स्क्वायर को यही रखते हैं, बाकी सब शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। तो R2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 81 यहीं पे। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो R2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 162 अपॉन पाई। इसकी वैल्यू मिल गई। अब R3 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब R3 क्या है? रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, और इसका एरिया भी हमें गिवन है। भाई इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? पाई R3 स्क्वायर अपॉन 2, और ये एरिया तो हमें गिवन है, कितना है? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 36। सो जैसे हमने यहाँ पर R2 स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बिल्कुल वैसे ही अब R3 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई R3 स्क्वायर यहीं पे रखा, बाकी सब ट्रांसपोज कर देंगे टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले इस 2 को शिफ्ट करेंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये क्वांटिटी कितनी आई? 72 अपॉन 5। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ से R1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? R2 स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की 162 अपॉन 5, प्लस R3 स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की 72 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पाई है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पाई है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे डिनोमिनेटर विल रिमेन पाई और इनके न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो इनका सम ये आ गया। इट मीन्स R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 234 अपॉन 5। अब हमें R1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो अब इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो अब एरिया क्या है? पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2। सो नाउ ये 1/2 लिखा एज इट इज, इंटू पाई एज इट इज, इंटू R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 234 अपॉन पाई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, R1 स्क्वायर की जगह पे लिखा 234 अपॉन 5। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा 2, इसको डिवाइड किया, वी गेट 117। इट मीन्स एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल इज 117 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। So this was the discussion of the test. I hope you enjoyed the discussion. If you like the video, please share it with your family and friends and give us your feedback in the comment section. Thank you.